बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, आज का ये लेक्चर नंबर 15 चैप्टर नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का दूसरा लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में कुछ फर्दर ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला रिएक्शन है अलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये एक अल्कीन है और ये इसकी डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन से वेरी नेक्स्ट कार्बन जो होती है ये वाली, इसको हम अलाइलिक कार्बन कहेंगे। और ये एक ऐसा अल्कीन है जिसमें अलाइलिक कार्बन पर ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद है। ये यहाँ पे CH3 ग्रुप है, दो और भी हाइड्रोजन हैं जो कि शो नहीं किए हुए, एक उसमें से ये शो किया हुआ है। तो ऐसे अल्कीन, जैसे ये अल्कीन जो है प्रोपीन है, तो प्रोपीन का ये CH3 ग्रुप है यहाँ पे, जिसमें से एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो शो किया हुआ। तो ये ऐसे अल्कीन जिसमें ये अलाइलिक पोजीशन पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो मौजूद हो, अगर ऐसे अल्कीन को सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाए तो ओवरऑल ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में एक ये ऑक्सीजन एटम जो है वो इंसर्ट हो जाता है, इनकॉर्पोरेट हो जाता है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इन दिस वे ये जो अल्कीन है ये चेंज हो गया है अलाइलिक अल्कोहल में, क्योंकि अब अलाइलिक पोजीशन पर अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो बन गया है। तो इसे हम अलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। तो इस अलाइलिक अल्कोहल की आगे फर्दर ऑक्सीडेशन करके हम यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यानी कार्बोनाइल ग्रुप भी बना सकते हैं। तो इन दिस वे ये एक अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड भी बन जाता है। और इसी तरह आप इसका आगे एस्टर भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह ये ऑक्सीजन जो है अलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो इंसर्ट हुआ है। तो ये वो अल्कीन है और ये सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऐसे ये लीनियर स्ट्रक्चर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर स्ट्रक्चर होता है। तो ये ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि अलाइलिक कार्बन के साथ बना हुआ है, ये बॉन्ड जो है ये जो अलाइलिक हाइड्रोजन है इसका, ये इस तरह सेलेनियम ऑक्साइड की इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन ये इस तरह एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो है के थ्रू ये रिएक्शन जो है वो पास होगा, जिसमें ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। ये डबल बॉन्ड जो है ये सेलेनियम के दरमियान और इस कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनेगा। तो इस तरह एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है, ये डबल बॉन्ड इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया है, और दूसरा ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया, तीसरा ये सेलेनियम और इस कार्बन का ये बॉन्ड बन गया। तो इन दिस वे ये ऐसे रिएक्शन को हम ईन रिएक्शन कहते हैं, ENE ईन रिएक्शन या एल्डर ईन रिएक्शन भी ऐसे रिएक्शन को कहते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ये जो है हाइड्रोजन जो है वो उसमें 1,5 माइग्रेशन होती है with the change of position of double bond in alkene। तो ऐसे रिएक्शन को हम ईन रिएक्शन, टर्म जो यूज़ होती है वो ईन रिएक्शन है, ENE ईन रिएक्शन। इसमें आप देखेंगे ये हाइड्रोजन जो है इस वक्त ये अगर ये 1 पोजीशन है अलाइलिक कार्बन, तो 1 2 3 और फिर ये सेलेनियम 4 और ऑक्सीजन 5, 1 पोजीशन से अलाइलिक कार्बन की पोजीशन 1 है और इस ऑक्सीजन की इस लिहाज से 5 बनती है। तो 1,5 माइग्रेशन इसकी हुई है। जितने भी ईन रिएक्शन हैं उनमें ऐसा ही होता है। जब भी किसी इस तरह के अल्कीन को जो है वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जो कि आगे मल्टीपल बॉन्डेड हो उसके साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये ईन रिएक्शन होता है।
तो इन दिस वे ये एक अलाइलिक सेलिनिक एसिड जो है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर ये कार्बन हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अब ये सेलेनियम है तो इसे सेलिनिक एसिड कहेंगे। तो ये अलाइलिक पोजीशन पर सेलिनिक एसिड ग्रुप जो है वो लग जाता है। और उसके बाद इसमें 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है वो इसमें होती है। अब जिसमें ये जो है आप देख सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शिफ्ट होती है, और ये सिग्मा बॉन्ड जो है जो इस वक्त सेलेनियम और कार्बन के दरमियान है, ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये अब इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो माइग्रेट कर गया। जैसे आप ये देखते हैं ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो गया है। तो अब इस रीअरेंजमेंट को हम 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। ऐसी रीअरेंजमेंट जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, तो उसको हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इसको 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसलिए कहेंगे कि इस वक्त जो है ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये इस कार्बन की पोजीशन 3 है, इधर से 1 2 3, तो ये 3 पोजीशन से जो है वो शिफ्ट हुआ है। और सॉरी, अगर इधर से ये करें इसकी नंबरिंग 1 2 3, तो यहाँ से ये शिफ्ट होकर ये इस 3 पोजीशन पर इधर से आ रहा है, और इधर से ये सेलेनियम से शिफ्ट होकर ऑक्सीजन 1 2 पोजीशन पर आ रहा है। तो ये 3 पोजीशन है और ये इसकी 2 पोजीशन बनती है। तो 2-3 पोजीशन नई पोजीशन के दरमियान ये बॉन्ड जो है वो बन रहा है, तो इसलिए इस रीअरेंजमेंट को हम सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कहेंगे। सिग्मा ट्रॉपिक इसलिए कि सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, और 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसलिए कि ये ऑक्सीजन की पोजीशन इधर से 2 है, सेलेनियम 1 और ये 2, और ये कार्बन की पोजीशन जो है ये इधर से ये 3 है, 1 2 3। तो अब ये एक एस्टर बन जाएगा जो कि हाईली अनस्टेबल है, और फर्दर जो है अंडर रिएक्शन कंडीशन इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन और सेलेनियम का बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, हाइड्रोलाइज होगा, हाइड्रोलिसिस के नतीजे में इसकी ब्रेक डाउन होगी। तो वाटर का H जो है वो O के साथ लग जाएगा, ये OH बन जाएगा और अलाइलिक अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, और सेलेनियम के साथ एक OH पहले लगा हुआ तो वाटर का एक OH और लगेगा, तो ये कंपाउंड जो है वो बन जाएगा सेलेनियम का हाइड्रोक्साइड। तो अब ये हमारी फाइनल प्रोडक्ट है अलाइलिक अल्कोहल। एक्चुअली ये फाइनल नहीं होगी, अंडर रिएक्शन कंडीशन, यानी सेलेनियम डाइऑक्साइड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इस अलाइलिक अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पे ये कर देगा। इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इन दिस वे फाइनल जो स्टेबल प्रोडक्ट जो कि आइसोलेट होगी वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये अलाइलिक अल्कोहल की स्टेज तक या अलाइलिक अल्कोहल इसको बनाना चाहते हैं कि स्टेज तक रोकना चाहते हैं, और इसमें से अलाइलिक अल्कोहल आइसोलेट करना चाहते हैं, तो फिर आप ये अलाइलिक अल्कोहल बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट। तो वो यूं ही ये अलाइलिक अल्कोहल बनेगा तो फर्दर ऑक्सीडेशन उसकी नहीं होगी, फिर वो एसिटिक एसिड के साथ उसका एस्टर बन जाएगा, और बाद में आप उस एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके ये अलाइलिक अल्कोहल उसमें से हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप ये रिएक्शन देख सकते हैं, ये भी अलाइलिक ऑक्सीडेशन का एक अल्टरनेटिव टेक्निक है which is equivalent to the allylic oxidation of alkene, but now with the shift in the position of double bond involves the intermediate formation of beta hydroxy selenide। आप ये देख सकते हैं कि ये अल्कीन है, अब ये दो इसकी डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये और एक ये, और ये जो कार्बन है ये अलाइलिक कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन में आपको याद दिला दें कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अगली कार्बन जो होती है वो अलाइलिक कार्बन होती है। तो अब एक तो ये आप इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट आप देखें तो क्या चेंज आई है। एक तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो माइग्रेट कर गई, यानी इन दो कार्बन की बजाय ये सिंगल बॉन्ड जो है ये डबल हो गया, आप ये देख सकते हैं ये डबल हो गया। और जब ये डबल होगा तो फिर ये वाली इसकी अलाइलिक पोजीशन होगी और अलाइलिक कार्बन होगी, और यहाँ वाला जो CH बॉन्ड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो
इस तरह ये है तो अलाइलिक ऑक्सीडेशन ही, लेकिन पहले वाली जो हमने पीछे अभी पढ़ी है उसका एक अल्टरनेटिव है, क्योंकि इसमें रीजेंट भी हम डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो व्हेन सच एल्कीन इज़ ट्रीटेड विद फिनाइल सिलीनिक एसिड, ये फिनाइल सिलीनिक एसिड है, सिलीनियम डाइऑक्साइड के बजाय हम फिनाइल सिलीनिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो इसमें एक्चुअली ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये OH नेगेटिव हो जाता है और PHSE पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक जो है वो इस पोजीशन पर होगा और OH नेगेटिव जो है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो इन दिस वे ये एक किस्म का एडिशन हो जाएगी इसकी, और ये बीटा हाइड्रोक्सी सेलिनाइड कंपाउंड, इस जो कंपाउंड हमें हासिल हुआ इसका नाम ये होगा बीटा हाइड्रोक्सी सेलिनाइड, क्योंकि इसकी ये सेलीनियम से अगर काउंट करें तो ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन पर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे बीटा हाइड्रोक्सी सेलिनाइड कहेंगे। अब इसकी फर्दर हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जिसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो परऑक्साइड, मुख्तसर इसे TBHP भी कहेंगे। ये एक हाइड्रोजन परऑक्साइड है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होता है। तो ये इसमें इस सेलेनियम एटम पर एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करेगा और इस तरह सेलेनियम पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे हम सेलिनॉक्साइड जो है वो कहेंगे। तो ये बन जाएगा जो कि अनस्टेबल होगा, और एज सून एज इट इज़ फाउंड इसमें से ये जो है फिनाइल सिलीनिक एसिड, जैसा कि आप देख रहे हैं एरो से, ये वाला पार्ट इसमें से निकल जाएगा और इधर से ये क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड बनेगा, जो कि एक्चुअली ये R1 का कार्बन के साथ ये वाला सिंगल बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड यहाँ ये हमें अलाइलिक अल्कोहल जो है वो हासिल होगा। लेकिन ये अलाइलिक अल्कोहल आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो E कन्फिग्रेशन है, जिसमें ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक ये ग्रुप और एक ये R1 ग्रुप, ये अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ट्रांस अल्कीन होता है। तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप दोनों जो लगे हुए हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए इसे हम E अलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। और इसमें एक और पॉइंट जो है वो काबिल ज़िक्र है, वो ये है, वो इस ब्लॉक में इस रिएक्शन से समझाया कि ये भी उसी तरह एक अल्कीन है, लेकिन इसमें ये एक कार्बन जो है वो हाईली सब्सटीट्यूटेड है, उस पर दो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक ही सब्सटीट्यूएंट है। तो इन दिस केस जब ये पहले स्टेप में ये फिनाइल सिलीनिक एसिड की इस डबल बॉन्ड में एडिशन होगी और ये बीटा हाइड्रोक्सी सेलिनाइड बनेगा, तो रिएक्शन जो है वो हाईली रीजियो सिलेक्टिव होगा, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल जो है वो यहाँ पे होगा और इधर कार्बोकेटाइन बनेगा और OH जो है वो इधर आएगा। तो इसमें ये यानी रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा। इसमें ये इतना रीजियो सिलेक्टिव नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ करवाया और OH इधर लगाया। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इधर हो तो OH इस कार्बन पर भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जो है वो इस कार्बन पर होगा और OH इधर ही आएगा। तो इस तरह हमें यही वाला जो है वो अलाइलिक अल्कोहल जो है वो हासिल होगा। Now next reaction is oxidation of saturated carbon hydrogen sigma bond या ग्रुप। तो अब इसमें पहली कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो ये एक एग्जांपल इसकी है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन है, और उसकी अल्फ़ा पोजीशन पर CH2 ग्रुप जिसे मिथाइलिन ग्रुप भी कहते हैं, तो ये एडजेसेंट पोजीशन पर अल्फ़ा कार्बन पर मिथाइलिन ग्रुप है। तो आप इस मिथाइलिन ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज करके कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज कर सकते हैं व्हेन सच कंपाउंड इज़ ट्रीटेड विद सेलेनियम डाइऑक्साइड। तो इस तरह ये हमें दो कार्बोनाइल कंपाउंड एडजेसेंट कार्बन पर बन जाएंगे। एक पहले ही था, एक ये अल्फ़ा कार्बन पर भी जो मिथाइलिन ग्रुप है वो भी कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो गया है। तो इस तरह ऐसे कंपाउंड को हम 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड या अल्फ़ा डाई कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं। तो ये हम ये बना सकते हैं सेलेनियम ऑक्साइड
ऑक्सीडेशन के साथ। और ये ऑक्सीडेशन दो तरीक़ों से की जा सकती है कि सेलेनियम ऑक्साइड के साथ इसको ट्रीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। पहला तरीका ये है कि आप किसी बेस की मौजूदगी में ये रिएक्शन करें। तो जब आप दूसरा मेथड जो होता है वो अंडर एसिड जो है इन द एब्सेंस ऑफ बेस, सिर्फ सेलेनियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन इसकी होगी। तो ये आइए पहले देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ बेस इसका क्या मैकेनिज़्म होगा। तो बेस की मौजूदगी में ये एक जर्नल कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें ये अल्फ़ा कार्बन पर मिथाइलिन ग्रुप जो मौजूद है। तो ये जो मिथाइलिन ग्रुप जो अल्फ़ा कार्बन पर है इसमें दो हाइड्रोजन जो हाईली एसिडिक हैं। तो बेस की मौजूदगी में अगर आप ये रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि बेस जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन एक जो है उसमें से निकाल लेगी और यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो इसे हम कार्बेनाइन कहेंगे। तो वो कार्बन का नेगेटिव चार्ज इस तरह जो है वो डीलोकलाइज होकर तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो इसे हम इनोलेट आइन कहेंगे। ये इनोलेट आइन कार्बन आइन से ज़्यादा स्टेबल है, लिहाजा ये इनोलेट आइन शो किया गया। तो ये इनोलेट आइन की ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से ये इनोलेट आइन जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हुए सेलेनियम डाइऑक्साइड की सेलेनियम एटम पर इसका अटैक होगा और दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस तरह हमें ये उस इनोलेट आइन का ये एस्टर जो है वो बन जाएगा, जिसमें फिर ये फर्दर रीअरेंजमेंट होगी और उस रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये कार्बोनाइल ग्रुप आप देख रहे हैं कि ये दोबारा जो है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये बन जाएगा। ये बन रहा है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और विद द माइग्रेशन ऑफ दिस ग्रुप ऑन द अल्फ़ा कार्बन, ये ग्रुप सारा जो है ये यहाँ से इस ऑक्सीजन से इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। ऑक्सीजन से ये अल्फ़ा कार्बन पर माइग्रेट कर जाएगा, लेकिन जब माइग्रेट करेगा तो इस ऑक्सीजन के थ्रू इसका अल्फ़ा कार्बन से बॉन्ड बनेगा। तो ये कंपाउंड बन जाएगा और इसमें अब ये जो अल्फ़ा कार्बन एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बन चुका है। अब दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप जो एडजेसेंट कार्बन पर बनना है वो कैसे बनेगा, वो इस तरह के बेस की हेल्प के साथ ये दूसरा अल्फ़ा हाइड्रोजन भी यहाँ से निकलेगा और ये दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप जो है डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ सेलेनियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह ये फाइनली 1,2 डाइकार्बोनाइल या अल्फ़ा डाइकार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो बन जाएगा। अगला जो मैकेनिज़्म है कि आप ये ऑक्सीडेशन जो है इन दी एब्सेंस ऑफ बेस अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, उसके लिए हमने ये स्टार्टिंग कंपाउंड लिया है जर्नल कि ये एक जर्नल जिसमें अब अल्काइल ग्रुप भी साथ लगा दिए गए हैं। तो ये भी एक जर्नल कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसमें अल्फ़ा पोजीशन पर एडजेसेंट पोजीशन पर जो है वो मिथाइलिन ग्रुप मौजूद है। तो इस मिथाइलिन ग्रुप ने अब कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज होना है, लेकिन दिस टाइम जो है वो बेस नहीं है। जब बेस नहीं होगी तो ये इसकी कीटो फॉर्म है, तो बाद में टाटोमराइज होकर यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये इसकी इनोल फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। तो अब ये जो इनोल है अंडर न्यूट्रल कंडीशन ये इनोल भी जो है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हुए इस सेलेनियम एटम पर इसका अटैक होगा। तो ये अटैक इस तरह होगा कि यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लोन पेयर जो है ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और ये डबल बॉन्ड जो है के ज़रिए इस अल्फ़ा कार्बन का अटैक होगा इस सेलेनियम एटम पर। तो इस तरह ये जो है ये बीटा कीटो सेलिनिक एसिड जो है वो दिस टाइम हमें हासिल होगा। तो इसमें से ये अल्फ़ा कार्बन पर एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है और इधर सेलेनियम एटम पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सिल जो है ये वाटर की फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और यहाँ ये कार्बन और सेलेनियम के दरमियान ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा और बाद में इसकी इसी वाटर के साथ यहाँ से हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस के नतीजे में ये कार्बन जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज हो जाएगी विद द एलिमिनेशन ऑफ ये जो है H2SeO। इन दिस वे आप देख रहे हैं कि अगेन हमें 1,2 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड हासिल होगा और इसकी एप्लीकेशन ये है कि ये कंपाउंड जो है एसीटोफिनोन है, ये इसका कार्बोनाइल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है और यहाँ एक हाइड्रोजन अगर छोड़ दें तो बाकी ये CH2 ग्रुप है।
तो वो जो CH2 ग्रुप होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप में जब चेंज होगा तो इस तरह हमें ये फिनाइल ग्लाइऑक्सल प्रोडक्ट जो है वो हासिल होगी और आप एसिटोफिनोन को फिनाइल ग्लाइऑक्सल में चेंज कर सकते हैं। अब एक और मेथड भी है जिसमें यही रिएक्शन जो है जिसमें मिथाइलिन ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज करना होता है, वो है मोनो हेलोजिनेशन एंड सबसीक्वेंट रिएक्शन विद DMSO। तो अब ये जर्नल कंपाउंड जो है उसका कम्पैक्ट फार्मूला दिस टाइम लिया हुआ है, तो ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये एडजेसेंट मिथाइलिन ग्रुप है। तो पहले इसकी ब्रोमिनेशन हम करेंगे, ब्रोमीन के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद द ब्रोमीन, तो ये अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन जो है वो बन जाएगा। अब अल्फ़ा ब्रोमो कीटोन ग्रुप जो है जो अल्फ़ा कार्बन पर लगा हुआ है ये गुड लीविंग ग्रुप बन जाता है। तो DMSO जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर इस पर अटैक करेगा अल्फ़ा कार्बन पर और इस ब्रोमो को निकाल देगा, तो ये ब्रोमो ब्रोमाइडाइन की फॉर्म में निकल जाएगा और ये जो है DMSO जो है इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा अल्फ़ा कार्बन पर, और बाद में ये जो है अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस तरह ये 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड ऑलरेडी था, एक ये भी बन गया, ये 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो इस तरह हमें हासिल हो जाएगा। तो ये तीसरा मेथड हो गया, ये जो मिथाइलिन ग्रुप जो है उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको कार्बोनाइल ग्रुप में चेंज करने। नेक्स्ट एक और जो है आप ये रिएक्शन कर सकते हैं कि वन कैन आल्सो इंट्रोड्यूस अ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन अ सबस्टेट, फॉर एग्जांपल स्टीरॉयड एक सबस्टेट है तो उसमें आप किसी पोजीशन पर, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, किसी ख़ास पोजीशन पर रीजियो सेलेक्टिविटी शो करते हुए आप कोई डबल बॉन्ड जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको एक्सप्लेनेशन जो है हम इस एग्जांपल से करेंगे। तो ये एक स्टीरॉयड मालिक्यूल है 3 अल्फ़ा कोलेस्टिनोल इसका नाम होगा। तो ये जर्नल एक स्टीरॉयड का फार्मूला है। तो इसमें पहले हम इसकी एस्टेरिफिकेशन जो है वो करेंगे, किसी एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो बेसिकली इसमें अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ये, जब किसी एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये एस्टर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमने एसिड जो है वो यूज़ किया जिसमें ये एंड पे ये C डबल बॉन्ड O जो है इसके साथ OH था, तो ये एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका इस अल्कोहल के साथ रिएक्शन हुआ तो ये एस्टर लिंकेज जो है वो डेवलप होगी। तो अब इस एसिड का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो हमने एसिड यूज़ किया है ये इसमें ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वाला जो इस साइड पे मौजूद है, ये इस जो है स्टीरॉयड की ये कार्बन नंबर 14 जो है उसके करीब, तो उसकी क्लोज विसिनिटी में ये पाया जाता है। तो ये थ्रू दिस ऑक्सीजन ये यहाँ से इस 14 पोजीशन पर जो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ जो हाइड्रोजन मौजूद है ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में हाइड्रोजन रेडिकल ये इसमें से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये जो है इस तरह यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बन जाएगा और इस कार्बन पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो अब बाद में ये कार्बन फ्री रेडिकल जो है ये इस एडजेसेंट पोजीशन पर एक हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ इस पोजीशन पर एक और फ्री रेडिकल जनरेट होगा, तो ये दोनों फ्री रेडिकल जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो ये 14 पोजीशन पर डबल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। तो बाद में आप इस एसिड ये जो एस्टर है इसकी हाइड्रोलिसिस करके ये बॉन्ड ब्रेक करके दोबारा यहाँ पे OH जो है वो लगा सकते हैं। तो इस तरह ये आप ने इस 3 अल्फ़ा कोलेस्टिनोल की इधर से ये 40 पोजीशन बनती है, ये 14 पोजीशन पर इस पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सिलेक्टिवली आप ये पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं, इसकी रीजियो सिलेक्टिविटी चेंज भी कर सकते हैं। इस रिएक्शन में तो ये जो है 14 पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हुआ है, तो आप ये 15 पोजीशन पर या ये 13 पोजीशन पर यहाँ भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इस एसिड पर, जो एस्टेरिफिकेशन करते हुए ये जो आपने एसिड यूज़ किया है
ये एसिड जो है इसके साइज़ पर डिपेंड करता है। अगर ये बड़े इससे बड़े साइज़ का होगा, इसकी चेन लेंथ ज़्यादा होगी तो अगली पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनेगा। अगर आप इसकी चेन लेंथ कम कर देते हैं तो फिर ये 14 से पीछे 13 पोजीशन पर भी बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरह ये भी एक ऑक्सीडेशन है, क्योंकि डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है, इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोजन निकला है तो ये डबल बॉन्ड बना है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस तरह आप ये ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो इसमें पहले एस्टेरिफिकेशन करनी पड़ती है, जिसमें ये हाइड्रोक्सल ग्रुप एस्टर में चेंज होता है, फिर उस एस्टर को हम रेडिएशन में, यूवी रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इरेडिएट करते हैं, एक्सपोज करते हैं, तो फिर ये वाया दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म ये डबल बॉन्ड 14 पोजीशन पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि साइक्लिक कंपाउंड होते हैं लेकिन एरोमेटिक नहीं होते, तो उनको हम हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो उनकी अगर आप डीहाइड्रोजिनेशन कर दें तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं। और इसके 2-3 मुख्तलिफ तरीके हैं, जिसमें से एक आप ये देख सकते हैं कि एक एग्जांपल ये है कि ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सीन। तो इसको जब हम प्लैटिनम के साथ ट्रीट करें तो इसमें एक डबल बॉन्ड तो पहले ही है, तो ये अगली 2 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन वो रिमूव होगा, फिर उससे अगली 2 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो डीहाइड्रोजिनेशन जो है वो के नतीजे में 2 डबल बॉन्ड और इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और इस तरह ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में चेंज हो जाएगा। तो ये आप प्लाडियम से भी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि आप इसको सिलीनियम, सिंपल सिलीनियम एलिमेंट के साथ जो हीट कर दें तो फिर भी ये डीहाइड्रोजिनेशन हो सकती है। और तीसरा एक और तरीका है कि कुछ हाई पोटेंशियल कीनोन्स हैं, जिसमें एक क्लोरानिल है, एक DDQ है, अभी हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो उस के ज़रिए भी ये डीहाइड्रोजिनेशन हो सकते हैं। तो इस तरह डीहाइड्रोजिनेशन के नतीजे में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की डीहाइड्रोजिनेशन के नतीजे में जब कोई एरोमेटिक कंपाउंड बनता है तो ये भी एक ऑक्सीडेशन है। और इस ऑक्सीडेशन, इस रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन भी कहते हैं ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक होते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं आफ्टर डीहाइड्रोजिनेशन। ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसमें ये 2 कार्बन जो हैं ये सैचुरेटेड हैं, तो यहाँ से डीहाइड्रोजिनेशन होगी, एक एक हाइड्रोजन निकलेगा जब हम प्लाडियम के साथ इसे हीट करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। और इस तरह ये एक हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बाईसाइक्लिक है, इसको हम आइसोक्विनोलिन कहते हैं, वो आप बना सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह क्यूनोन जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन कीनोन से की जा सकती है। तो अब कीनोन जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, जिसमें ये जो सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं ये 1-2 पोजीशन है और ये 3-5 पोजीशन है। 1-2 पोजीशन पर ये जो दोनों वाई हैं, अगर ये भी क्लोरो हों, और 3-5 पोजीशन पर ये दोनों एक्स हैं, ये भी क्लोरो हों, तो फिर हम इसे 1-2-3-5 टेट्राक्लोरो बेंजोकिनोन कहेंगे, जिसको कॉमनली हम क्लोरानिल भी कहते हैं। और 1-2 पोजीशन पर 2 क्लोरो हों लेकिन 3-5 पोजीशन पर 2 सियानो ग्रुप लगे हों, तो फिर इसे हम 1-2 डाइक्लोरो 3-5 डाई सियानो बेंजोकिनोन कहेंगे, जिसे हम DDQ भी कहेंगे। डी फॉर डाइक्लोरो, अगला डी जो है डेट फॉर डाई सियानो, और Q फॉर बेंजोकिनोन। तो ये DDQ जो है ये DDQ और क्लोरानिल जो हैं दोनों हाई पोटेंशियल जो है वो बेंजोक्विनोन है। और इनका मोड ऑफ एक्शन ये है, ये डीहाइड्रोजिनेशन कैसे करते हैं, 2 हाइड्रोजन में से पहला हाइड्रोजन जो है ये हाइड्राइड आयन की फॉर्म में इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन यानी पहला हाइड्रोजन जो हाइड्राइड आयन की फॉर्म में ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इसके नतीजे में आप देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस कार्बन पर जहाँ से ये हाइड्राइड आयन शिफ्ट हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन जो है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, ऐसे कार्बोकेटाइन को हम अलाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है,
तो यही इसकी ड्राइविंग फोर्स भी है कि वाई दिस कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड इट लूजेज हाइड्राइड आयन, क्योंकि इसके नतीजे में ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन अलाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है। और ये इसकी रेजोनेंस शो भी की हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज आगे इस रिंग पर भी डिलोकलाइज हो सकता है। तो ये जो है कार्बोकेटाइन पहले बनेगा और फिर इस कार्बोकेटाइन में से ये हाइड्रोजन जो दूसरा है ये हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में इसमें से रिलीज़ होगा। और इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? ये ऑक्सीजन एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन जो है जो यहाँ से इस पोजीशन से निकला ये इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और ये दोनों हाइड्रोक्सल ग्रुप बन जाएंगे और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है वो इस पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये रिंग भी एरोमेटाइज हो जाएगा और इस तरह ये नेफ्थलीन, इसको हम कहेंगे 1,2 डाईहाइड्रोनेफ्थलीन और ये इस तरह एरोमेटाइज होके नेफ्थलीन में चेंज हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर कॉरस्पॉन्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये एक्सरसाइज में यही चीज़ इसमें पूछी हुई है कि ये जो है साइक्लोहेक्सेनोन है, तो इससे अगर आप ये 1,2 डाई कीटोन अगर आपने बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो डेफिनेटली ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये मिथाइलिन ग्रुप है। तो ये मिथाइलिन ग्रुप अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि सेलेनियम डाइऑक्साइड के ज़रिए आप इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और ये 1,2 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। और इसमें ये फ्यूरान की 2 पोजीशन पर ये फॉर्माइल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसके लिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ करेंगे सिल्वर ऑक्साइड। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये यहाँ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवाना है, तो डीहाइड्रोजिनेशन जो है वो हमें करनी पड़ेगी। तो डीहाइड्रोजिनेशन जो अभी हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड की पढ़ी है, तो उसके लिए आप सेलेनियम भी यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम भी, और तीसरा क्लोरानिल जो है जो कि DDQ भी हो सकता है और क्लोरानिल भी हो सकता है, हाइड्रोकिनोन के ज़रिए भी ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज के लेक्चर का आखिरी जो है वो रिएक्शन है कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर अगर कोई अल्काइल ग्रुप लगा, जैसे ये बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कंपाउंड का नाम है मेटा नाइट्रोटोलुइन। तो ये अल्काइल ग्रुप अगर एरोमेटिक रिंग पर लगा हो तो उसे हम कहते हैं साइड चेन। तो अब ये साइड चेन जो है यानी अल्काइल ग्रुप ऑन द एरोमेटिक रिंग, इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। अगर आप इसको पोटाशियम परमैंगनेट के अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ अगर आप ट्रीट करें तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है और इस तरह हमें मेटा नाइट्रोटोलुइन जो है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में चेंज हो जाएगी। और अगर ये साइड चेन एक से ज़्यादा हों तो ऑल साइड चेन जो हैं they are converted into carboxyl group। और in this way आप ये आर्थोजाइलिन जो है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप 2 साइड चेन लगी हुई हैं, तो ये थैलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और इसके लिए आप ये रीजेंट भी यूज़ कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक्चुअली अब इसका जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इज़ नॉट क्लियर अप टिल नाउ, लेकिन कुछ सजेस्ट किया गया इसके बारे में कि कुछ या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म है जिसमें ये कार्बन जो है बेंजाइलिक कार्बन होती है, जो फर्स्ट कार्बन होती है साइड चेन की, बेंजीन रिंग के साथ या एरोमेटिक रिंग के साथ जो पहली कार्बन होती है उसे हम बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं। तो इस बेंजाइलिक कार्बन पर या तो फ्री रेडिकल जो है सजेस्ट किया गया है कि बनता है, या फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दीज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट ये फर्स्ट कार्बन पर जो है वो ऑक्सीडेशन होती है और ये अल्टीमेटली कार्बोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो अगर साइड चेन में अल्काइल ग्रुप जो है वो जो अल्काइल ग्रुप है ये बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, उसमें कार्बन एटम ज़्यादा हों, तो फिर भी बनेगा पहली कार्बन पर ही ऑक्सीडेशन होगी और कार्बोक्सिल ग्रुप ही बनेगा। अगली जो कार्बन होगी साइड चेन की और हाइड्रोजन वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ इथाइल ग्रुप हो या एन प्रोपाइल ग्रुप हो
तो बनेगा फिर भी बेंजोइक एसिड। साइड चेन अल्काइल ग्रुप बड़ा हो या छोटा हो तो कार्बोक्सिल ग्रुप ही बनता है। बस ये है कि जब साइड चेन बड़ी होगी तो साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी बनेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ aromatic compounds. This is the end of today's lecture. Allah Hafiz.